अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 6 शेयर करने वाला हूं, जिसमें मॉड्यूल 66 से 81 तक कवर किया जाएगा। उम्मीद करूंगा सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्लियरली समझा सकूं। पहले इससे 1 to 5 वीक्स इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलें आए हम देखते हैं मॉड्यूल 66 यानी टॉपिक नंबर 66 में क्या है। इसका नाम है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ये प्रीवियस जो हम नेटवर्किंग एंड इंटरनेट पढ़ रहे थे पिछले वीक में स्टार्ट हुआ था, ये वही चल रहा है। इंटरनेट एप्लीकेशन इसका टॉपिक है। हमने प्रोटोकॉल पढ़े थे, आज हम थोड़े से डिटेल में प्रोटोकॉल पढ़ते हैं कि कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट में। सबसे पहले है न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन कॉन्टेक्टेड सर्वर यूजिंग। न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन जो है वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करती है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको याद कर लें। एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग एंड कॉपिंग फाइल अक्रॉस नेटवर्क। एक है नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब फाइल को ट्रांसफ़र करना होता है या सर्वर टू सर्वर ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम वहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग अनदर कंप्यूटर फॉर ग्रेटर डिस्टेंस यूजिंग टेलनेट प्रोटोकॉल सिक्योर शेल SSH। ठीक है, ये मतलब ये है कि अगर आपको किसी सर्वर को या किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना हो, तो उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर शेल। आपने शेल पिछली बार पढ़ा था कि शेल कमांड लाइन इंटरफेस में होता है। आप किसी को कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू किसी सर्वर को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग सिक्योर शेल SSH यूज़ करके। A web server and browser have become more sophisticated. More of these traditional network applications have come to be handled by the website via hypertext transfer protocol. ये ऊपर वेबसाइट के आप कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके स्टार्ट में लिखा होता है ये HTTPS लिखा हुआ है। HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब उसके साथ S लग जाता है तो वो उसका मतलब होता है सिक्योर। या HTTP सिक्योर है। ये दोनों स्टैंडर्ड आजकल जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है वो HTTPS यूज़ हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अ वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम नाउ एग्जिस्ट फॉर एक्सचेंजिंग अ मैसेज बिटवीन यूज़र एंड ओवर द नेटवर्क। इंस्टेंट मैसेज है, ब्राउज़र बेस्ड ऑनलाइन चैट है, ट्विटर बेस्ड ट्वीट है, फेसबुक है, वॉल एंड बट अ फ्यू। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंश्योरिंग यूज ऑफ इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और ईमेल फॉर शॉर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको पता है कि वो ये बात ये बेसिकली कर रहा है कि आजकल तो वो आप चैट के थ्रू कर लेते हैं, फेसबुक पे चैट, इंस्टाग्राम पे चैट या ट्विटर ट्वीट कर लेते हो। फेसबुक की बात है, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंटरनेट पे यूज़ होती थी वो ईमेल थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप किसी के ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आप बेसिकली जो आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करते हो ना, तो उसमें यूजिंग व्हाट्सएप या यूजिंग स्काइप, जिसमें भी आप करते हो, तो उसके अंदर ये P2P मॉडल पे बेस करता है। हमने पीछे P2P मॉडल पढ़ा था कि यानी जो दोनों यूज़र होते हैं उनके दरमियान में सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, थर्ड पर्सन बीच में कोई नहीं होता। तो ये आपकी बेसिकली वॉइस ओवर IP प्रोटोकॉल है। फिर इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, ये हम आगे फर्दर अभी इसको अगले अगले मॉड्यूल के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ ये बताया हुआ कि नेटफ्लिक्स यूज़ करता है या और यूट्यूब पे यूज़ होती है, इसका मैं आगे आपको प्रोटोकॉल बताता हूँ। अच्छा, मॉड्यूल 67, इसमें ईमेल के बारे में। मैसेज एप्लीकेशन इंस्टेंट मैसेज हो सकती है, ब्राउज़र चैट, बेस्ड चैट, ट्विटर बेस्ड ट्वीट, फेसबुक वॉल, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये यूज़ होता है ईमेल के अंदर, ईमेल सेंड करने के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये पेपर में पूछा जाता है। इसका ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि कैसे जो है वो SMT काम करता है, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं ना, ये आपको पेपर में पूछी जानी है। ये जस्ट आपको एक प्रोसीजर बताया हुआ है ये कि 1 से लेके 17 आप इसको देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे आपके कोर्स में फर्दर आगे पढ़ाई जाएंगी, इसलिए आपको यहाँ समझने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आएगा भी नहीं है। थोड़ा एडवांस चीज़ें बताया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ाने का ये दिखाने का मकसद ये है कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर प्रोटोकॉल SMTP हमने पढ़ ली है। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सचेंज एक ये है।
टू कन्वर्ट नॉन आस्की टू SMTP कंपेटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। एक ये POP फॉर्मेट होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। IMAP होता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये सिर्फ आप याद कर लें। यूज़र कैन डाउनलोड एंड मेंटेन मेल इनटू अ फोल्डर। IMAP के अंदर ऐसे होता है। POP3 हैव टू स्टोर मैसेजेस ऑन लोकल मशीन, IMAP ऑन द मेल सर्वर। ठीक है, बस ये डिफरेंस छोटा सा है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। POP जो है वो हेल्प करता है स्टोर मैसेज लोकल मशीन पे, यानी जहाँ आप कन्फिगर करते हो। बेसिकली जब आप आउटलुक पे आप अपना कोई ईमेल कन्फिगर करने लगते हो तो वहाँ पर आपने ये POP3 और IMAP देने होते हैं। POP3 में आपके ईमेल सर्वर से डिलीट हो जाते हैं, वहाँ पर नहीं रहते। लेकिन POP3 में, IMAP के अंदर आपके मेल सर्वर भी रहते हैं, आपके आउटलुक पर भी रहते हैं। बस ये डिफरेंस होता है इनका। अच्छा, आगे चलते हैं। वॉइस ओवर आईपी में अब हम दोनों में फ़र्क पढ़ लें कि एक सॉफ्ट फ़ोन कॉल कंसिस्ट ऑफ POP सर्वर दैट अलाउ 2 और मोर PCs टू शेयर अ कॉल विद नो मोर स्पेशल हार्डवेयर देन अ स्पीकर और माइक्रोफोन। ये आपकी वॉइस ओवर आईपी में वही बात ऊपर जो मैंने आपको समझाई, किसी भी आपका P2P कनेक्शन बन जाता है यूजिंग कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो स्काइप हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब इसमें और सेकंड फॉर्म ऑफ वॉइस ओवर आईपी कंसिस्ट ऑफ एनालॉग टेलीफोन अडाप्टर which are devices that allow a user to connect his or her traditional telephone to the phone service provided by an ISP. The choice is frequently bundled with traditional internet service और digital television service. अब उसमें तो आप इंटरनेट यूज़ करके सॉफ्ट कॉल आप वॉइस ओवर आईपी के थ्रू, वॉइस ओवर आईपी कह लो या इंटरनेट प्रोटोकॉल कह लो, लेकिन एक ट्रेडिशनली जो आप पहले यूज़ करते थे वो आप PTCL आपके पास होता है, आप उस पर फ़ोन डायल करते हो, जिसका दूसरे PTCL होता है या मोबाइल होता है, वो उस पर कॉल मिला देता है। तो वो यूजिंग ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही के पास होता है, और PTCL इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है। थर्ड टाइप ऑफ इज़ द फॉर्म ऑफ एम्बेडेड वॉइस ओवर IP phones, which are devices that replace a traditional phone with equivalent handset connected directly to। ये एम्बेडेड आपके सैटेलाइट फ़ोन्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सिर्फ बेसिक आपने ये चीज़ याद रखनी, 3 टाइप्स की होती हैं। एक वॉइस ओवर आईपी जो आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे होते हो, और ये एनालॉग आपकी सादी, और ये आपका सैटेलाइट फ़ोन है। इसमें स्मार्टफोन भी आते हैं, वायरलेस जो आपके करंट जनरेशन है बेसिकली, वो 4G या 5G इंटरनेट को यूज़ करके जो हम कर रहे होते हैं, वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है। थर्ड टाइप द एम्बेडेड वॉइस ओवर आईपी फोन है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस वो अगला, वो वाला पहला प्रीवियस टॉपिक जो हमने देखा था कि इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग कैसे होती है। अब इसके लिए एन यूनिकास्ट ये आप ज़रा इधर पढ़ेंगे। द इंटरनेट स्ट्रीमिंग मे नॉट बी सीम टू रिक्वायर्ड ए स्पेशल कंसिडरेशन। वो स्पेशल कंसिडरेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। तो यहाँ पर ये बात आप पढ़े मोर प्रिसाइसली, द यूनिकास्ट रेफर टू वन सेंडर सेंडिंग मैसेज टू वन रिसीवर, वेयर एज एन यूनिकास्ट रेफर टू अ सिंगल सेंडर इन्वॉल्व विद मल्टी यूनिकास्ट। यानी यूनिकास्ट होता है कि एक सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है वन रिसीवर को, लेकिन एन यूनिकास्ट के अंदर सिंगल सेंडर इज इन्वॉल्व विद मल्टी यूनिकास्ट। यानी आप उसी चीज़ को आप यूनिकास्ट को रखो, यानी एक सेंटर एक मैसेज कर रहा है तो एक सेंटर मल्टीपल सेंटर्स को आगे जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है। ये प्रोटोकॉल बेसिकली यूज़ होता है। इसमें बात ये नीचे पढ़ लें एक लाइन, फिर आपको समझ आएगी। ट्रांसफ़र द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम टू इंटरनेट राउटर यूजिंग मल्टीकास्ट, अ सर्वर ट्रांसमिट अ मैसेज टू मल्टीपल क्लाइंट by the mean of single address and rely on the router in internet to recognize the significance of the address to produce and forward the copy of message to appropriate destination। तो मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट यूज़ करते हुए, मल्टीकास्ट एक और टेक्निक है, इसके अंदर एक आईपी को वो लेकर एक सर्वर का एक आईपी से मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करता है। बेसिकली इंटरनेट पे यही हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर P2P प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पर मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है कि एक ही तो आप एक ही जगह वो आपकी स्ट्रीमिंग चल रही होती है किसी एक स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर। आप 500 हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख यूज़र है, वो आता है, उसको वॉच करता है, और उसको वो स्ट्रीमिंग वैसे ही शो होती है जैसे दूसरे को शो हो रही है। इसमें P2P सर्वर यूज़ नहीं होता।
अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द मोस्ट एप्लीकेशन इन द कैटेगरी आर नाउ ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग इन विच द एंड यूजर एक्सपेक्ट टू व्यू और लिसन टू मीडिया एट एन आर्बिट्रेरी टाइम ऑफ हिज और आर चूजिंग। अब पहले थोड़ा सा मसला ये था कि वो हर वक्त आकर आप उसको नहीं एक्सेस कर सकते, स्पेसिफिक टाइम पे आप टीवी, जैसे आपकी टीवी बेसिकली स्ट्रीम ही हो रहा होता है, ठीक है, वो जिस टाइम पे चल रहा है उस पर कोई मूवी अगर किसी ने किसी चैनल पे प्ले होती थी तो वो ऑन डिमांड नहीं होती थी। आप उनको अगर ऑन डिमांड अगर आप कहते भी थे चैनल वालों को कि ये स्पेसिफिक मूवी प्ले कर दो, तो वो जिस टाइम उन्होंने करनी है उसी टाइम होगी, आप उसे आगे नहीं कर सकते थे। यानी अब ऑन डिमांड इसमें नेटफ्लिक्स में या और प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऑन डिमांड आप जिस वक्त चाहो मर्जी चला लो, जैसे यूट्यूब पर होती कोई वीडियो जिस वक्त आप चाहो मर्जी चला लो, वो स्ट्रीम इंटरनेट के ऊपर एक दफ़ा हो चुकी हुई है, सर्वर पे पड़ी हुई है, उसने मल्टीकास्ट जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ है, आप उसको जब चाहो जैसे चाहो जिस वक्त एक्सेस कर सकते हो। इसमें ही आपका आता है लार्ज स्केल streaming service make a use of content delivery networks CDNs, a group of server distributed strategically around the internet that specialize in streaming the copy of content to nearby end user in their network neighborhood। अब ये क्या चीज़ होती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स क्या चीज़ है? बेसिकली आप देखें एक सर्वर आप पड़ा है यूएसए में, उसमें मूवी होस्ट हुई हुई है, ठीक है, उस सर्वर से आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आप उसे चलाने लगे हो, ठीक है, तो वो डिस्टेंस की वजह से आपके पास स्ट्रीमिंग के इश्यूज आएंगे, वो इतनी अच्छी सी स्ट्रीम नहीं होगी, बार बार बफरिंग होगी उसकी। जैसे पहले आप अगर 10-15 साल पहले चले जाते तो वो आप वीडियो जब इंटरनेट पे कोई आप देखते थे तो ऐसे ही होता था, क्योंकि वो सर्वर कहाँ पड़ा है और आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के इंट्रोड्यूस होने से कि ये इससे ये होता है कि वो कॉपी कर देता है किसी नियर बाय सर्वर को। वो सर्वर से होस्ट तो वहीं हुआ है, लेकिन उसने उसके सब सर्वर्स लिए होते हैं। नेटफ्लिक्स है, उसके सब सर्वर्स होंगे, शायद हो सकता है इंडिया में पड़े हों, सिंगापुर में पड़े हों, हमारे नियरेस्ट जो नेटफ्लिक्स के है, पाकिस्तान में तो वो है नहीं उनका डाटा सेंटर, तो नियरेस्ट इंडिया या सिंगापुर या किसी और जगह हो सकता है, दुबई में हो सकते हैं, तो हमें वहाँ से स्ट्रीम होके यूज़ हो रहा होता है। जब जिस लोकेशन से हम उसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पर लिखा है CCN मशीन में रीसाइड इन एन एक्सेस ISP नेटवर्क अलाउइंग कस्टमर ऑफ दैट एक्सेस दैट access ISP to stream the copy of multimedia content at high speed from nearby server that is much closer in the network than streaming service central server machine। यानी वो सेंट्रल सर्विस मशीन से ज़्यादा बेहतर होगा, एफिशिएंट होगा। तो छोटी छोटी मशीन हर जगह उन्होंने छोटे छोटे डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं इस तरह के, तो वहाँ से जो है वो आपको जो है वो उसकी स्ट्रीमिंग आ रही होती है और आपको फास्टर जो है वो एफिशिएंटली मिल रहा होता है। A network technology called Anycast, which enable and user to automatically connect to closer server out of defined group of server, help to make CDNs practical। जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है CDNs के अंदर, वो Anycast है, ठीक है। Internet streaming of high definition on demand have permit for more than traditional PCs। A pro class of embedded devices such as television, DVR, DVD, and Blu and console, etc., connect directly to TCP/IP network to select variable content from multimedia, both free and subscription servers। अब वो यहाँ क्या बात कहना चाह रहा है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि इससे हम पहले ट्रेडिशनल जिस तरह हम यूज़ करते थे, DVD प्लेयर होता था, टेलीविज़न पे हम उसको छोड़ के अब हम डायरेक्टली जो है इजीली हम कंटेंट फ्री भी मिल जाता है हमें। कुछ जगह पे सब्सक्रिप्शन सर्वर्स, मतलब ये है कि हमें कुछ जगह नेटफ्लिक्स जैसे उसका अकाउंट ख़रीदना पड़ता है, लेकिन कुछ जगह आपको यूट्यूब पे अवेलेबल फ्री भी मिल जाता है। तो ऑन डिमांड में अब जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि टिम बर्नर्स ली ने ये इंट्रोड्यूस कराया था 1990 दिसंबर 9। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, 1990 दिसंबर में इसने कराया था।
हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ है? द वर्ल्ड वाइड वेब हैव इट्स ओरिजिन इन वर्क ऑफ टिम बर्नर्स ली, हु रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ कंबाइनिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। इंटरनेट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट होती हैं उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब हाइपर लिंक क्या है? नाउ रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड वाइड वेब, a hypertext document format for embedding and hyperlink to other document, a protocol for transferring hypertext across the network and a server process that supply hypertext pages upon the request। बेसिकली हर चीज़ आपका hypertext है। आपका जो भी इंटरनेट पे आप वेब पेज खोलते हो सारी HTML ही बेसिक सामने लिखी होती है। उसमें जितने लिंक्स होते हैं, आप एक वेबसाइट से दूसरे या उस वेबसाइट के अंदर कोई और लिंक पर जाना है तो उसे वो हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात है। अभी अगले टॉपिक के अंदर बाकी इसको फर्दर पढ़ते हैं। वेब इम्प्लीमेंटेशन, पहले ब्राउज़र इम्प्लीमेंट हुआ एंड फिर वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट आया। ये दो चीज़ें आप इनको मैं बताता हूँ कि वेब सर्वर क्या होता है। इन ऑर्डर टू लोकेट एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट ऑन द वेब, ईच डॉक्यूमेंट इज गिवन टू अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड अ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लिखते हैं ना www. फलां फलां .com, तो ये उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वर्ल्ड वाइड वेब का। इसमें HTTP हमने पीछे पढ़ा था प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, या ये एज नीचे माइक्रोसॉफ्ट का नया बेसिक यूज़ होता है मॉडर्न। ज़्यादातर गूगल क्रोम ही यूज़ होता है, ये ब्राउज़र है। अब वेब सर्वर मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक पिछले टॉपिक्स में कि आपकी जहाँ पर वेबसाइट स्टोर हुई हुई है ना उसे वेब सर्वर कहते हैं, जहाँ वो पड़ी हुई है। उसके DNS होते हैं, उसकी आप डोमेन खरीदते हो, उसका एक IP एड्रेस उसको असाइन होता है उस सर्वर के हिसाब से, वो आपका वेब सर्वर होता है। यहाँ आगे आप एग्जांपल में देखें कि पहले प्रोटोकॉल है, फिर उस वेबसाइट का नाम है, उसके बाद डायरेक्टरी विद इंडिकेशन द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन द होस्ट फाइल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एंड पे डॉक्यूमेंट नेम है, यानी ये वो पाथ है जहाँ सर्वर पे ये आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। ये google.com उसने एग्जांपल भी आपको दी हुई है, विल लीड टू google.com पे आप ले जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं कि आखिर HTML क्या चीज़ है। HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसके थ्रू अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि वेबसाइट वगैरह जो सारी चीज़ें बनती हैं, हमारी डिज़ाइनिंग होती है हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट, वो क्या चीज़ें हैं, वो यूजिंग हम टैग्स यूज़ करते हैं। ये टैग्स बार बार इधर टैग्स लिखा हुआ है, टैग्स HTML टैग टू लर्न हाउ टेक्स्ट इज टू प्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पे, कैसे प्रेजेंट करना है, कोई इमेज लगाना है, कोई वीडियो लगानी है, हम सारा कुछ HTML के थ्रू करते हैं। इसमें हम चलते हैं इसके अंदर। HTML का कुछ टैग आपको पढ़ाया है। ट्रेडिशनल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज सिमिलर टू टेक्स्ट फाइल because it text in HTML embedded variant called a source variant of extremely simple web page is shown. Note that the tag are delimited by the symbol लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो एक टैग कंसीडर होता है, यानी ओपनिंग हो रही है। स्लैश यूज़ होती है, यूजिंग स्लैश से वो टैग जो है वो बंद हो रहा है, वो क्लोजिंग शो हो रहा है कि टैग वहाँ पर क्लोज होता है। बॉडी का टैग है, HTML का मेन टैग है। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख लें, पहले HTML का टैग है, ओपन हुआ, उसके अंदर हेड का टैग है जिसके अंदर हमने पहले टाइटल दे दिया पेज का, फिर उसका हेड का टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी जिसके अंदर वो सारा कुछ शो होना है, उसके अंदर H1 का टैग है जिसमें हेडिंग है, फिर P का टैग है, P फॉर पैराग्राफ, फिर बॉडी का टैग क्लोज हुआ है और फिर HTML का टैग क्लोज हुआ है। उसने नीचे दिखा दिया है कि इसके थ्रू ये होगा। इसको करने का तरीका ये है, ये कोड आप सिंपल एक डेस्कटॉप पे आएँ, एक इधर टेक्स्ट फाइल बनाएं, इसके अंदर कोई कोड आपने जो भी HTML का कोड लिखना चाहते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको, इसको सेव एज करें, abc.html करें इसको। ठीक है, ये सेव हो गई। ठीक है, ये एक अब HTML फाइल बन गई है। इसको आप ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे, जो भी आपने बीच में लिखा होगा वो आपके ब्राउज़र में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो देखें, ये HD मैंने लिखा था, अगर मैं इसे HTML का कोड लिखता तो वो कोड भी आ जाए। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है
कि कैसे जो है वो ये कोड आप इसमें लिख के प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर आपको टैग पढ़ाया हुआ है, ये ए का टैग है। ए का टैग होता है आपके कोई आपने उसमें देना हो, लिंक आपने प्रोवाइड करना हो, साथ उसके आप href लिखते हैं नीचे। अभी बताएगा इमेज लगाना हो तो उसके लिए आप इस तरह पूरा उसका URL देंगे, या फिर आपके जहाँ पर आपने वो HTML की फ़ाइल बनी है ना, अगर उसके साथ वो इमेज पड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप सिर्फ इतना उसका नाम लिखेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। इसका पूरा ये देख लें, इमेज सार्क इज इक्वल टू ए टैग, ये वो कोड देख लें कि उसने लिंक बनाया क्राफ्टी डेमो, उसके नीचे एक और फॉर अनदर पेज एक और बना दिया, तो वो माई वेब पेज क्लिक हेयर फॉर अनदर पेज आप क्लिक करेंगे तो वो उसको आपको दूसरे किसी पेज के ऊपर ले जाएगा। ये सिंपल आपका वेब पेज में इमेज लगाने का और लिंक लगाने का तरीका है। अच्छा, इसके बाद बोल्ड टेक्स्ट का आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाया गया। स्लैश बी का ये जो खाली बी का टैब है, ये फॉर बोल्ड होता है कि फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है। यहाँ पर ये नोट कर लें, ये w3school.com/tags डिफ़ॉल्ट पे .asp पे आप जाएंगे, या w3 स्कूल पे चले जाएं। ये वेबसाइट है, ये स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करती है HTML के कोड का या और बाकी कोड्स का भी। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आपको सबसे एफिशिएंटली यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। ये सारा कोड आपको वहाँ पर सीखने को भी मिल सकता है, सारी चीज़ें आपको वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये देखें उसने बोल्ड किया है तो वो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड में आना शुरू हो गया बी टैग यूज़ करने से। अच्छा, इसके बाद एक आप जो चीज़ HTML के अंदर यूज़ होती है XAML। HTML is essentially a notational system by which a text document along with the document appearance can be encoded as a simple text file। यानी हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है ना, जिसके अंदर हम कोड लिख के उसको बता सकते हैं। तो XAML में हम यूजिंग XAML हमने कोई भी चीज़ और रिप्रेजेंट करानी हो, लाइक उसने ये आपके साथ XAML का कोड लिखा है, स्टाफ क्लेफ ट्रेबल की माइनर टाइम ये है, मयर्स रेस्ट नोट्स, ये उसने वो XAML के बेसिकली टैग्स दिखा रहा है कि आपने HTML के तो अपने डिफाइंड टैग्स हैं, आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर कोई और यूज़ करोगे तो उसको रीड नहीं करेगा कंपाइलर। कंपाइलर आपके HTML का ब्राउज़र के अंदर होता है, तो वो आपके अंदर कुछ और चीज़ें भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए थी, डेवलपर्स ने तो इस यानी डेवलपर को चाहिए थी कि कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, बाज़ औक़ात कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है, कुछ यूज़र को से सर्वर को यूज़र को आपस में एक्सचेंज करना होता है, तो वो हम यूजिंग XAML करते हैं, जिसका मतलब है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल सिमिलर टू दैट ऑफ आवर म्यूजिक एग्जांपल फॉर डिज़ाइनिंग नोटेशनल सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा एज अ टेक्स्ट। डाटा को एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली XAML इज सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्टिव of an older set of called a standardized general markup language, better known as SGML कहते थे इसको, have been developed for representing, ये यूज़ हुई थी मैथमेटिक्स मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन म्यूज़िक के लिए, बेसिकली इसलिए हुई थी, लेकिन बाद में HTML के अंदर डाल दी गई ताकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है। डाटे को हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, मूव करने के लिए XAML यूज़ होती है। ठीक है, XHTML भी इसको कहा जाता है, विच इज़ द वेरिएंट ऑफ HTML दैट रिलीजियसली adhere to XAML। XAML provide a good example of high standard are designed to have a wide ranging application। ये आपने याद कर लेना है कि XAML provide a good example, अच्छी एग्जाम्पल, हाउ स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके स्टैंडर्ड्स आर डिज़ाइन टू हैव वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, इसमें द सिमेंटिक अप्रोच विल बी अलाउ सर्च इंजन वेबसाइट दैट इज यूजर इन, एक सिमेंटिक अप्रोच होती है, एक सीमेंटिक अप्रोच होती है। ठीक है, ये दो तरह की अप्रोच होती है। सिंथेटिक अप्रोच, जिसमें सिमेंटिक में फ़र्क बता देता हूँ, यहाँ लिखा भी हुआ है, बाय यूजिंग एन इंटरनेट वाइड स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक रेदर देन अपीयरेंस, अ वर्ल्ड
wide semantic web rather than the worldwide synthetic web we have today would be created. अच्छा जी, सिंथेटिक वेब जो होती है बेसिकली वो आपकी जो भी आपकी वेब लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि किस स्ट्रक्चर में आपने करनी है, और सिमेंटिक उन स्ट्रक्चर का मतलब है, यानी जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं सिमेंटिक वेब जो है वो आपका उसका मतलब है, यानी ईजियर हो गई है। आपकी जो पहले प्रोग्रामिंग थी ट्रेडिशनल वो बहुत मुश्किल थी अंडरस्टैंडेबल करना यूज़र के लिए, लेकिन जो अब ये सिंथेटिक वेब है, सॉरी जो सिमेंटिक वेब है वो उसका मतलब आपको समझ में आता है। सिंपल आपके जो टैग होते हैं उनके नाम आप पढ़ के बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है या क्या हो रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंस है इनका बेसिक। अच्छा, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड मैं आपको इसमें बता दूं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होती है। ये पूरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लाइंट साइड होती है हम हैं क्लाइंट, हम यूज़र हैं जो एक वेबसाइट यूज़ करने लगे हैं, हम क्लिक करते हैं कहीं रजिस्टर करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, कोई चीज़ डाउनलोड करने लगते हैं, कोई चीज़ अपलोड करने लगते हैं, हम क्लाइंट हैं। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हमारी क्लाइंट साइड है। हमने कोई क्वेरी कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी है सर्वर को डाउनलोड करने के लिए, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं क्लिक करना होता है जी डाउनलोड ना हो, ये चीज़ डाउनलोड करो। अब दूसरी साइड होती है सर्वर की साइड, जो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाती है हमारी, जो भी हमने काम कहा गया है, कोई डाउनलोड करनी है, कोई चीज़ अपलोड करनी है, कोई चीज़ आपने पेज कोई एक्सेस करने का कहा है, कोई वीडियो क्लिक की है, तो वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट पूरा करता है। सर्वर साइड के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर देखता है, फिर वो आपको वापस भेजता है कि भाई आपकी रिक्वेस्ट जो है वो क्लियरली आ गई है और आपका जो है ये आपने जो भी आपने रिक्वेस्ट की थी वो एक्सेस हो गई। बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर साइड ये दो हैं। तो जो आपकी क्लाइंट साइड है वो आप HTML में लिख रहे हैं, CSS में लिख रहे हैं, ये दोनों यूज़ करके लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। और आपकी जो सर्वर साइड है वो ASP एक्टिव सर्वर पेज या PHP यूज़ करते हुए पर्सनल होम पेज लैंग्वेज या जावा सर्वर पेजेज JSP यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सर्वर साइड पे यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेयर्ड अप्रोच टू इंटरनेट। अब इसमें लेयर्ड अप्रोच में हम आ जाते हैं कि हमारे पास बेसिकली इंटरनेट में 4 लेयर हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक। इन 4 लेयर के थ्रू काम करते हैं। सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, जिसके अंदर आपको जो नज़र आता है, जो यूज़र को नज़र आ रहा है वो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर है। जैसे यू प्रिपेयर पैकेज फॉर शिपिंग, प्लेस पैकेज इन कंप्यूटर, ये नीचे वाली लेयर है। फिर उससे एयरलाइन, उससे नीचे वाली लेयर है इंटरमीडिएट स्टॉप, फिर एयरलाइन पे शिपिंग कंपनी, वापस आ रहा है फ्रेंड वापस। यानी हमारी तरफ भी एक एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, बीच में लिंक लेयर है, जिसको वो चीज़ सेंड हो रही है उसके साइड पे भी लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन इस तरह चलेगी। यहाँ पर वो चीज़ आपको एक एग्जांपल एयरलाइन टिकट की दी हुई है, आगे इसकी दूसरे लेक्चर के अंदर एग्जांपल आपको वो बताएगा। सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन लेयर में प्रिपेयर मैसेज एंड प्रोवाइड द डेस्टिनेशन एड्रेस। आपने जो भी आपने लाइक कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आपको तो वो ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन ही शो हो रही है ना, या मोबाइल पे एप्लीकेशन आपके पास शो होती है, आप दराज की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप उसके ऊपर क्लिक करके आपने एप्लीकेशन को ओके का ऑर्डर कर दिया। अब वो चले गई ट्रांसपोर्ट लेयर में, जिसमें उसको चॉप करेगा, छोटा छोटा मैसेज को कर देगा उसको। फिर असाइन द इंटरमीडिएट एड्रेस टू ईच पैकेज को एक एड्रेस असाइन कर देगा कि यहाँ पर इसने जाना है, इस जगह पे जाना है नेटवर्क लेयर के अंदर। फिर लिंक लेयर के अंदर उसको उन पैकेट्स को जो उसने छोटे छोटे को एड्रेस असाइन किया था वो उनको भेज देगा। लिंक के अंदर आके एट ईच इंटरमीडिएट स्टॉप द नेटवर्क लेयर डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच द पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड। हर इंटरमीडिएट स्टॉप पर वो डिटरमाइन करेगा कि किस जगह इसने जाना है। ठीक है, लिंक पे जिस लिंक पे जाना है वो रिसीव होके उसी तरह वो डिटेक्ट्स दैट द पैकेज है रीच इट फाइनल डेस्टिनेशन, रीच कर गया। कलेक्ट द पैकेज एंड रिसेंबल द मैसेज। सारे को वो जो छोटे छोटे उसने चॉप किए थे पैकेट,
उन सारों को इकट्ठा करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर एप्लीकेशन लेयर के अंदर मैसेज रिसीव हो गया। हो सकता है कि ये आपने यहाँ पर से ऑनलाइन ऑर्डर डाला, वो सर्वर साइड पे ये मैसेज गया कि ये ऑर्डर आया, उसने जो वेंडर था उसको भेजा। इंटरमीडिएट स्टॉप हो सकता है, बीच में वेंडर होगा जिसको ये आगे जाना था, उसके पास नहीं सॉरी, जो इंटरमीडिएट स्टॉप है वो बीच में सर्वर साइड है, उसने आगे मैसेज कर दिया उसको वेंडर को, वेंडर ने फिर सारा कुछ तैयार करके उसको रिसीव हुआ मैसेज, उसने फिर आपको वापस इस तरह भेजना है, जवाब जो आना है आपको इसी बात के थ्रू आना है। The transport layer adds the sequence number to small segment is produced so that the segment can be resembled as the message destination. Then it hand segment known as packet. अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वो उनको छोटा छोटा पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको सेगमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम एप्लीकेशन लेयर से अब हम जाके नेटवर्क लेयर में आ रहे हैं। इट इज़ अ नेटवर्क लेयर जॉब टू डिसाइड विच डायरेक्शन ऑफ पैकेट शुड बी सेंट एट ईच स्टेप अलोंग अ पैकेट पाथ थ्रू द इंटरनेट। कौन से पाथ में जाना है, ये तो वो एप्लीकेशन जो नेटवर्क लेयर है वो डिसाइड करेगी। इसके अंदर अगर तो वो द नेटवर्क इज ईथरनेट, द लिंक लेयर अप्लाइज CSMA CD, हमने ये पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि ये क्या होता है। इफ़ द नेटवर्क इज वाईफाई देन द लिंक लेयर CSMCA, ये कोल्यूजन डिटेक्शन था, ये कोल्यूजन अवॉइडेंस है। ठीक है, तो ये वो प्रोटोकॉल करता है और फिर वो पोर्ट नंबर डिटरमाइन विच यूनिट विद इन द एप्लीकेशन लेयर शुड रिसीव एन इनकमिंग मैसेज, कौन सा रिसीव करेगा इन एन इंटरनेट इन एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस हैंडल बाय असाइनिंग ए यूनिक पोर्ट नंबर। मैं आपको यहाँ बात समझाता हूँ कि ये पोर्ट नंबर क्या है। हर चीज़ का प्रोटोकॉल का, हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर होता है, वो साइन होता है, वो नेटवर्क लेयर के वक्त उसको वो साइन कर देता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। आया ये ईमेल है, आया ये मैसेज है, आया ये यूजिंग ब्राउज़र कोई रिक्वेस्ट गई है, आया ये आपने कोई थर्ड पार्टी मेल जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी हो सकता है। जौन सा प्रोटोकॉल यूज़ है उसके अगेंस्ट पोस्ट है, जैसे HTTP की पोर्ट है 80, ये पेपर में पूछी जाती हैं चीज़ें, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की पोर्ट है 22। FTP की पोर्ट होती है नॉन सिक्योर की 21 होती है, सिक्योर की 22 होती है। और जो HTTPS की पोर्ट है वो मैं आपको बताता हूँ जी, वो HTTPS की पोर्ट होती है 443, ये आपने याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। HTTP की पोर्ट है 80, HTTPS की पोर्ट है 443, SMT की पोर्ट है 25। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, TCP IP प्रोटोकॉल जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था वो क्या होता है। अब यहाँ पर एक है वन स्टैंडर्ड दैट है रिजल्टेड इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दिस स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन 7 लेवल हायरार्की एज ऑपोजिट टू 4 लेवल हायरार्की वी जस्ट डिस्क्राइब। OSI मॉडल है जो TCP IP मॉडल के ऊपर बेस करता है। ये TCP IP सूट है जिसके अंदर ये दोनों ही आते हैं, TCP IP। इसके अंदर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP और दूसरा एक और प्रोटोकॉल होता है TCP, ये दोनों यूज़ होते हैं। TCP ज़्यादा रिलायबल है लेकिन लेस एफिशिएंट है, UDP ज़्यादा एफिशिएंट है और लेस रिलायबल है। इनका फ़र्क ऊपर पढ़ लें कि जो TCP होता है बेसिकली वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। TCP ये लिखा है एंड UDP बोथ आर द वर्जन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के वर्जन है। वी से वर्जन बिकॉज द TCP IP सूट provide more than one way of implementing a transport layer. One of the option is defined by UDP. This diversity is analogous to the fact that when shipping a package, you have a choice of different shipping companies, each of which offer the same basic service but with its own unique characteristic. जब आप ऑनलाइन शिपिंग करने लगते हो तो आपके पास शिपिंग की ऑप्शन होती है कि आपने TCS करना है या DHL यूज़ करना है। तो इसी तरह आपके पास
यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी होता है और यूडीपी होता है, दोनों की ऑप्शन मौजूद होती है। एक मैं चीज़ आपको बीच में बताना भूल गया, इसने यहाँ पर लिखा है कि 4 के बजाय 7 लेवल हायरार्की। अभी हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो 4 लेवल का मॉडल है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड लिंक। ये 7 लेयर मॉडल जो है बेसिकली OSI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अब मॉडर्न वो यूज़ होता है। ठीक है, आपने यूडीपी और टीसीपी में सिर्फ फ़र्क यहाँ पर याद रखना है, पेपर में ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस है ज़्यादा, लेकिन वन इज़ दैट बिफोर सेंडिंग अ मैसेज एज ए रिक्वेस्ट बाय एप्लीकेशन लेयर, transport layer on TCP send its own message to transport layer at destination telling it that the message is about to be sent। TCP जो है वो पहले बता देता है ट्रांसपोर्ट लेयर में कि डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर डेस्टिनेशन टेलिंग इट दैट द मैसेज जो है वो सेंड होने लगा है। इट देन वेट फॉर दिस मैसेज टू बी एक्नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग टू सेंड द एप्लीकेशन लेयर मैसेज। वो तब तक मैसेज नहीं सेंड करता जब तक वो एक्नॉलेज नहीं कर लेती है एप्लीकेशन लेयर जो है मैसेज सेंड होने लगा है। इन दिस मैनर अ टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेट टू बी एस्टैब्लिश कनेक्शन बिफोर सेंडिंग अ मैसेज। ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से पहले ये सेंड मैसेज करता है। ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन यूडीपी डज नॉट एस्टैब्लिश सच अ कनेक्शन प्रायर टू सेंडिंग अ मैसेज। इट मेयरली सेंड अ मैसेज टू एड्रेस इट वाज गिवन एंड फॉरगेट अबाउट इट। बस ये डिफरेंस होता है कि वो बताता है पहले जाने से पहले टीसीपी, लेकिन यूडीपी नहीं बताता। यूडीपी भेज के फिर वो भूल जाता है कि मैंने भेजा था कि नहीं, इसलिए इसमें थोड़े से इश्यूज भी आते हैं। Another distinction between TCP is that the flow control, meaning that the TCP transport as message origin can reduce the rate which it transmits the segment to keep from overwhelming its counterpart at the destination, as well as the congestion control, meaning that the TCP transport layer at the message origin can adjust its transmission rules to elevate the congestion between its message and destination। इसके अंदर फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि उसका जब एक दफ़ा उसको कंफर्म हो जाएगा ना इस कि भाई मैं अब ये जहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, तो अब आपने सीधा काम आराम से होगा। ट्रांसमिट द सेगमेंट टू कीप फ्रॉम ओवरवेलमिंग इट्स काउंटर पार्ट एट डेस्टिनेशन। ओवरलैप नहीं करेगा चीज़ों को। कंजेशन कंट्रोल होता है कि ट्रांसमिशन रेट अब आपको पता चल जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा कंट्रोल उसका कि भाई कितने रेट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, पता चल जाएगा। यूडीपी में तो उसने भेज दिया, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन वापस ली नहीं है, उसको कोई चीज़ ऐसी चीज़ें पता नहीं चलती। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आगे आईपी इन द इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टास्क असाइन टू नेटवर्क लेयर वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट द टास्क कंसिस्ट फॉरवर्डिंग विच इन्वॉल्व रिलाइंग पैकेट थ्रू द इंटरनेट, जिसके अंदर रिलेइंग पैकेट, सॉरी रिलेइंग पैकेट थ्रू इंटरनेट, फॉरवर्डिंग के अंदर एंड द राउटिंग विच इन्वॉल्व अपडेटिंग द लेयर फॉरवर्ड टेबल टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंडीशन। ये इसके अंदर होता है कि अपडेटिंग द लेयर्स फॉरवर्डिंग टेबल को अपडेट करता है तो रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंडीशन। उसके अंदर होता है रिले पैकेट थ्रू द इंटरनेट के ऊपर पैकेट जो है वो रिले कर रहे होते हैं। बस ये टॉपिक है इतना सा। और एक हॉप काउंट का एन इंटरेस्टिंग फीचर एसोसिएट विद फॉरवर्डिंग इज दैट ईच टाइम एन आईपी नेटवर्क लेयर एट द मैसेज ओरिजिन prepare a packet each append a value called a hop kind or a time to value to the packet। हर दफ़ा जब फॉरवर्डिंग दैट ईच टाइम फॉरवर्डिंग के अंदर आईपी नेटवर्क लेयर जो है वो मैसेज और रीजन करता है ना, तो वो एक पैकेट प्रिपेयर कर लेता है। उसके उसकी जो वैल्यू होती है उसको होप काउंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ उसको टाइम टू लिव कहते हैं या टू दैट पैकेज, यानी उसने पैकेट ने कितनी देर तक रहना है, कितनी देर में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, फिर उस पैकेट ने ख़त्म होना है, ये क्या करना है। ठीक है, ये अब हम आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे आज वीडियो का, फॉर्म्स ऑफ अटैक। कितने तरह के इंटरनेट के ऊपर अटैक्स होते हैं। सबसे पहले है मालवेयर। देयर आर न्यूमरस वेज, काफ़ी सारे वेज हैं नेटवर्क पे अटैक होने के। मैनी ऑफ दीज इनकॉर्पोरेट द यूज़ ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं। सच सॉफ्टवेयर माइट बी ट्रांसफर टू एंड एग्जीक्यूट ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ और इट माइट अटैक द कंप्यूटर फ्रॉम डिस्टेंस। या तो ये खुद ही अटैक कर लेता है या ये डिस्टेंस से बैठ के कहीं और से रिमोटली एक्सेस होता है। इसके अंदर एग्जांपल में आते हैं ट्रोजन हॉर्स होते हैं, स्पाईवेयर है, वर्म्स है, वो सारी टाइप्स हम पढ़ते हैं। वायरस बेसिकली इटसेल्फ क्या होता है, दैट इन्फेक्ट अ कंप्यूटर बाय इंसर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ प्रोग्राम दैट ऑलरेडी रिसाइड इन अ मशीन, जो ऑलरेडी मशीन के अंदर है
उस उसके अंदर किसी के अंदर वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जैसे ये उसने बात लिखी है, व्हेन द होस्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द वायरस इज आल्सो एग्जीक्यूटेड। किसी गेम के साथ आ गया, किसी सॉफ्टवेयर के साथ आ गया, जब वो रन होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो वायरस भी रन हो जाएगा। वॉर्म क्या होता है? सबसे पहली तो उसकी ऑप्शन है वॉर्म इज एन ऑटोनोमस प्रोग्राम दैट ट्रांसफर इटसेल्फ थ्रू अ नेटवर्क टेकिंग अप रेजिडेंस इन द कंप्यूटर एंड फॉरवर्डिंग द कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर। ये करता क्या है, ये अपनी कॉपीज बना के दूसरे नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली फेंकता जाता है। जो जो कंप्यूटर ये एक कंप्यूटर में आ गया ना, इसके साथ अगर 7-8 कंप्यूटर डिफरेंट कनेक्ट है ना उस नेटवर्क के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज उधर फेंक देगा, अनलेस कि वो पहले एग्जीक्यूट हो। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया उस फाइल में जिसमें आया है, उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो फिर वो आगे 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 चलता रहेगा और वो स्पेस लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा। इसमें आप पढ़ लें इसकी डिटेल। दट है तो बात बस इतनी सी। जो पेपर में पूछी जानी है वो तो डेफिनेशन है। ट्रोजन हॉर्स। A Trojan horse is a program that under computer system distinguish a desirable program such as a game or useful or utility package that is willingly imported by victim. Once in the computer, however, the Trojan horse perform additional activity that might have harmful effect. ये किसी गेम के साथ या किसी यूटिलिटी प्रोग्राम के साथ आ जाता है खुद ही, लेकिन ये और भी हार्मफुल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, समटाइम नहीं भी करता। समटाइम कोई आप गेम डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो उसके अंदर उसने कोई चेंजेस की होती हैं, क्रैक में बेसिकली ज़्यादा गेम्स के या सॉफ्टवेयर में आता है। उसके अंदर उसने डेट या टाइम या कोई ऐसी वैल्यू चेंज करके उसके अंदर लिखी होती हैं, जिससे वो गेम आपके पास रन हो जाती है। तो वो इंटरनेट या एंटीवायरस जो है वो उसको वायरस कंसीडर करता है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं होती गेम की या सॉफ्टवेयर की। अदरवाइज समटाइम होता भी है, ट्रोजन हो जो है वो आ जाता है और वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो जैसे ही आपकी गेम आप यहाँ सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आपको क्या पता पीछे क्या हो रहा है आपके कंप्यूटर में, वो कुछ और भी कर सकता है। बी केयरफुल। एंड अदर जो है वो स्पाईवेयर है, समटाइम कॉल्ड स्निपिंग प्रोग्राम विच इज सॉफ्टवेयर दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी एट द कंप्यूटर ऑन विच इट रिसाइड एंड रिपोर्ट द इन्फॉर्मेशन बैक टू द अटैकर। ये हमने पहले भी पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। स्निपिंग को बेसिकली स्पाईवेयर कहते हैं कि ये आपके कंप्यूटर में आके पड़ जाता है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो सारी नोट करता रहता है, और जो आपका अटैकर जिसने भेजी होता है ये फाइल, उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की फराहम करता रहता है। ये बस काम होता है। एक फिशिंग होता है। फिशिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली बाय सिंपली आस्किंग फॉर इट। समटाइम आपसे कोई इंटरनेट पे कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि आप कोई फॉर एग्जांपल आपका नाम हो गया, नंबर हो गया, आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, तो ये सिंपली आपको लगता ही है कि आप ऑफिशियल किसी वेबसाइट पे हो, लेकिन असल में वो ऑफिशियल नहीं होती। वो असल में आपका डाटा जो है वो आपसे ऑब्टेन करना चाह रहा होता है, आपसे डाटा निकालना चाह रहा होता है। तो निशिंग जो है वो बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। वो आपसे लीगल मैसेज करेगा कि भाई ये ऐसे इंफॉर्मेशन आपकी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, या कई अनऑथेंटिक सोर्स वाले जो है ये काम करते हैं। उसके बाद डिनाइल ऑफ एक्सेस अटैक है, विच इज़ द पर्पस ऑफ ओवरलोडिंग अ कंप्यूटर विद मैसेजेस। आपके कंप्यूटर में ओवरलोड हो जाएगा, मैसेज आ ही जाएंगे आ ही जाएंगे आ ही जाएंगे। आपका कंप्यूटर जो है, या तो कोई ऐसी फाइल होगी कि वो जनरेट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, आपकी स्पेस बिल्कुल भर जाएगी कंप्यूटर की, लेकिन वो फाइल जनरेट होना बंद नहीं होगी। इसमें फिशिंग अटैक में एक और चीज़ भी होती है। समटाइम आपको इंटरनेट पे लिखा आ रहा होता है कि राइट साइड पे आपको ऑप्शन आएगी, आपका इतना ये नाम निकल आया, आपका ये हो गया, या ये आप यहाँ पर नाम जीत सकते हैं। वो सब कुछ फ्रॉड होता है, कभी भी ऐसे एड्स पे क्लिक नहीं करना आपने। बोट नेट स्वैप द टारगेट विद मैसेजेस। ये बेसिकली ये और स्पैम एक ही कॉन्सेप्ट है। और ये आप स्पैम का कॉन्सेप्ट या बोट नेट या डिनाइल ऑफ एक्सेस, ये एक तरह की ही है। सॉरी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस में एक और भी आता है कि आपको भी कभी वेबसाइट खोलते हो, ये वेबसाइट्स के ऊपर आता है, अगर उनके ऊपर आ जाए ना, किसी सर्वर के ऊपर आ जाए आपकी वेबसाइट वहाँ होस्ट हुई हुई है और उस वेबसाइट पे आ गया, तो वो आपको बार बार मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि रिसोर्स लिमिट रीच,
एरर 508 आता है या 404 होता है या 405 होता है गालबन। इस तरह के एरर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट जो है वो काम करना बंद हो जाएगी। उसके अंदर वो, हालांकि रिसोर्स आपकी फुल नहीं हुई, आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्योंकि हैक हुई होती है, उसमें कोई ऐसी फाइल आपके पड़ी होती है जिसकी वजह से वो आपको ऐसे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बोट नेट और स्पैम में भी आपको यही फ़र्क समझाता हूँ। स्पैम होता है बेसिकली, स्पैम ईमेल आना या स्पैमिंग होना उसको कहते हैं कि आपके ईमेल एड्रेस से यहाँ ईमेल सेंड होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली किसी यूज़र को या थाउजेंड ऑफ यूज़र को, यहाँ आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये दोनों ही स्पैम का एक बेसिकली कैटेगरी है, जिसमें बहुत सारे किस्म के रोल हैं। 20 मिनट एटलीस्ट वन इंट्रूडर विल अटैम्प्ट टू एक्सप्लॉइट इट एग्जिस्टेंस विद इन द 20 मिनट्स के अंदर वो आपको काम दिखा जाता है अपना। इसके अंदर चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ, स्पैम वाली कुछ लिमिट्स होती हैं आजकल, तो क्योंकि ईमेल सर्वर यूज़ हो रहा होता है, आपका कोई जीमेल का अकाउंट है या आपने कोई सर्वर लिया हुआ है ईमेल का, उसमें फिर आपको ऐसे इशू आते हैं। अगर आपके पास स्पैम ईमेल आना स्टार्ट हो जाए या आपके अकाउंट से कोई आपके आपके ऐसा कोई जहाँ आपने ईमेल सर्विस ली है वहाँ पर सर्वर में कोई आपने कोई ऐसी फाइल रख दी है, अपलोड कर दी है, जिसके थ्रू ईमेल जाना शुरू हो गई है, तो ये आपकी सर्विस को इंटरप्शन करती है। वो जहाँ पर आपने इसका अकाउंट खुलवाया हुआ है या आपका ईमेल अकाउंट है वो मुतासर होगा, बंद हो जाएगा, यहाँ उस पर ईमेल जो आपकी वैलिड भी आनी थी वो भी नहीं आएगी। इसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, स्पैमिंग फिल्टर्स होते हैं, वो फर्दर आपको नेक्स्ट आपको मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स के अंदर इसके बारे में जो है वो पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको 82 दिखाया, उसमें यही चीज़ें। ये हमारा वीक नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही बात, उस पर आप करके मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।